आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने पूरे चुनावी यात्रा के दौरान जनसभाओं में अपने हाथ में भारतीय संविधान का एक बुकलेट लेकर घूम रहे थे। उन्होंने हर एक जनसभाओं में भारतीय संविधान का वह प्रति दिखाकर, वह बुकलेट दिखाकर देश के जनता को यह दिखाने और समझाने का प्रयास किया कि संविधान निर्माताओं ने एकमात्र राहुल गांधी को ही इस देश के संविधान का रक्षक घोषित करके गए हैं। वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संविधान का रक्षा कर सकता है, बाकी कोई नहीं। लेकिन उस राहुल गांधी का वह नकाब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद कैसे उतरा है, कैसे एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह साबित किया कि हाथ में संविधान का कॉपी लेकर घूमने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता है। जिस तरीके का राहुल गांधी और राहुल गांधी के पूर्वजों का, उनके परिवार के लोगों का चरित्र रहा है तानाशाही का, वह चरित्र नहीं बदलने वाला है। जी हाँ, और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो हमेशा ये कहता है कि नरेंद्र मोदी तनाशाह है, यह सरकार तनाशाहों का सरकार है, इस सरकार में तनाशाही बढ़ गया है, हिटलर का शासन है। लेकिन सच उससे कितना अलग है। सच में तनाशाह और हिटलर कौन है, यह राहुल गांधी ने चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद साबित कर दिया। आप सभी ने खबर जरूर पढ़े होइएगा, अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि कर्नाटक पुलिस ने एक चर्चित यूट्यूबर पत्रकार जो बिहार के बेगूसराय जिले से ताल्लुक रखते हैं, अजीत भारती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर लिया। और कर्नाटक पुलिस ने वह एफआईआर दर्ज सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि अजीत भारती ने संविधान के उस रक्षक से सवाल पूछ लिया था, और वह भी वह सवाल पूछा था जो सवाल अजीत भारती का नहीं था। वह सवाल कांग्रेस पार्टी का ही एक नेता, वर्षों पुराने कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम का था। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई एक टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हुए, यहां तक कि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन सर के भी यूट्यूब चैनल पे, हर्षवर्धन टीवी पे आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें भी उन्होंने उस बात को स्वीकार किया था कि जब राम मंदिर का फैसला 2019 में सुप्रीम कोर्ट से आया था, उस फैसले के तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ और विदेशी सलाहकारों के साथ एक मीटिंग किया था, जिस मीटिंग में राहुल गांधी ने यह निर्णय लिया था कि अगर उनका सरकार दोबारा से केंद्र में आता, यानी कि कांग्रेस पार्टी का सरकार, अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो राम मंदिर फैसले को पलटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी के सिफारिश के बाद संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने 1989 में शाहबानो केस को पलटा था, उसी तरीके से राहुल गांधी भी राम मंदिर के फैसले को पलट देगा। यह बात आचार्य प्रमोद कृष्णम का है, उन्होंने कहा था। और उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर यह बात झूठा है तो राहुल गांधी इसका खंडन करे। मैं इसको साबित करूंगा कि राहुल गांधी ने किस जगह पे, किस मीटिंग में यह बातें कहा था और वहां पे कौन कौन लोग मौजूद थे। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी राहुल सोनिया का टीम मिलकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस आरोप को खारिज नहीं किया। लेकिन जब यही बात एक राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती ने अपने एक वीडियो में कह दिया, यही सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया, या राहुल गांधी के ऊपर यही आरोप लगा दिया, तो कर्नाटक में राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो पालतू दलाल है बैठे हुए हैं, उन लोगों को इतना बुरा लग गया कि उसने अजीत भारती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। उस एफआईआर पर कर्नाटक पुलिस ने तो तेजी गति से कार्रवाई करते हुए अजीत भारती के नोएडा स्थित घर पे उनको अरेस्ट करने के लिए भी पहुंच गए। वो तो भला हो अजीत भारती जी का कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी बाबा के पुलिस ने कर्नाटक के जो 3 पुलिसकर्मी चोरों की तरह आया था,
सिविल ड्रेस में आया था, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी लोकल पुलिस के जानकारी दिए जिस तरीके से अजीत भारती जी के घर पे आया था, एक तरीके से अजीत भारती को किडनैप करने का जो प्लानिंग था कर्नाटक पुलिस का, कांग्रेस पार्टी के इन नौकरों का, उनको नोएडा पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने बाकायदा अच्छे से खातिरदारी कर कर उनको ससम्मान कर्नाटक वापस भेज दिए। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है इस तरीके का। इससे पहले भी जब कांग्रेस पार्टी का सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में था, उस समय भी वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को एक गलत खबर को आधार बनाकर राजस्थान के अशोक गहलोत की पुलिस उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार करने के लिए आ गया था। उसको भी, अमन चोपड़ा जी को भी बाबा की पुलिस ने बचाया था। इसी तरीके से जी न्यूज के वरिष्ठ एंकर रोहित रंजन को भी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की पुलिस आ गया था गिरफ्तार करने के लिए, बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे उनके घर पे रोहित रंजन को भी योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने बचाया था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस इन सभी लोगों को बचा लेता है। सवाल यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को, जिस नरेंद्र मोदी को पूरा कांग्रेस और कांग्रेस के पालतू दलाल तनाशाह कहते हैं, हिटलर कहते हैं, उस मोदी ने आज तक अपने खिलाफ बोलने वाले एक भी पत्रकार को, अपने सरकार के खिलाफ बोलने वाले एक भी पत्रकार को 10 सालों में, या जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं तब से लेकर अब तक, किसी भी, चाहे वो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी का पालतू दलाल हो, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं किया। वह मोदी तनाशाह हो गया कांग्रेसी और राहुल गांधी के नजर में। और जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे बातों को लेकर अपने राज्य सरकार के पुलिस का अनुचित उपयोग करता है, एक तरीके से उस पुलिस को अपने नौकर की तरह मजबूर करता है गैर कानूनी काम करने के लिए, वह कांग्रेस पार्टी और वो राहुल गांधी संविधान का रक्षक हो गया, वो लोकतंत्र का रखवाला साबित हो गया। वो अपने आप को लोकतंत्र का रखवाला बताता है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो कोई नया नहीं है। आप याद कीजिए, यह जो इनका जो चरित्र है यह बरसों पुराना है और यह चरित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चला आ रहा है। इस तरीके का तनाशाही पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कई एक बार दिखाता हुआ देश को आया है। 1949 में मशहूर संगीतकार मजरू सुल्तानपुरी, उनको सिर्फ नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए 2 सालों के लिए जेल भेज दिया था क्योंकि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक कविता लिख दिया था। उन्होंने एक कविता का पाठ कर दिया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का तुलना हिटलर से कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना बुरा लगा कि उसने मजरू सुल्तानपुरी, जो कि एक मशहूर संगीतकार हुए भारतीय फिल्म जगत का, उनको 2 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रखा गया। नेहरू के बाद जब उनकी बेटियां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी ने तो सभी हदों को पार कर दिया। उन्होंने तो 1975 में पूरे देश के ऊपर ही ताला लगा दिया सिर्फ अपने तानाशाही सत्ता को बचाने के लिए। किस तरीके से देश के सभी मीडिया संस्थानों को बंद कर दिया गया, सभी नागरिकों का जो मौलिक अधिकार था उनका वो अधिकार तक छीन लिया गया। जितने भी विरोधी नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण या लोहिया जी या जगजीवन राम, इस तरीके के जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि उन नेताओं में से कुछ अभी भी जीवित है जो इतने बेशर्म हो गए हैं, वह इस समय उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हुए लालू प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, वो तो दिवंगत हो गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी भी जीवित है जो इमरजेंसी के समय पर अनुचित तरीके से जेल के सजा भोगे थे। आज उसको वही कांग्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस बीजेपी ने उनका कुछ भी नहीं किया वह उनका कट्टर दुश्मन हो गया है। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, वो अलग बात था। इंदिरा गांधी का तनाशाही देखिए कि मशहूर संगीतकार किशोर कुमार जी, जिन्होंने संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी का छोटा पुत्र थे, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक संगीत समारोह में गीत गाने से इनकार कर दिया। इससे इंदिरा गांधी और संजय गांधी इतने नाराज हुए
उनके स्वाभिमान को इतना ठेस पहुंच गया कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे किशोर कुमार जी के सभी गानों को बैन कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री उस समय के पीसी जोशी, उन्होंने किशोर कुमार जी के ऊपर इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया कि जिन फिल्मों में अगर किशोर कुमार जी ने अपना योगदान दिया होता था, जिन फिल्मों में वो गाना गाया होता था, उन फिल्मों को भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। इस हद तक उनको प्रताड़ित किया गया। इमरजेंसी के दौरान विदेश से लेकर देश में जितने भी पत्रकार संस्था था, जितने भी मीडिया संगठन थे, सभी के ऊपर बैन लगा दिया गया था। 26 ऐसे विदेशी पत्रकार थे जिनको भारत आने पर प्रतिबंध था। 7 ऐसे विदेशी पत्रकार थे जो उस समय भारत में काम कर रहे थे, उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। 258 ऐसे पत्रकार थे भारतीय जिनको जेल में बंद किया गया था। सभी प्रमुख मीडिया और अखबार संस्थाओं पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना इंदिरा गांधी के मर्जी का कोई खबर नहीं छप सकता था। उसी खानदान का, उसी परिवार का राहुल गांधी भी है। आज भी राहुल गांधी का वही एटीट्यूड है। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि वक्त वक्त पे वह अपने ही पाले के पत्रकारों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता है। अभी लोकसभा चुनाव में ही राहुल गांधी ने बनारस में अपने यात्रा के दौरान एक ओबीसी पत्रकार शिव प्रसाद यादव, उनको अपने समर्थकों से पिटवा दिया था। किस लिए? इसलिए सिर्फ क्योंकि उन्होंने अपना जाति नहीं बताया राहुल गांधी को। राहुल गांधी बाकायदा उनसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, बताओ तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है, किस जाति से आता है। इतना पूछते पूछते राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से उस ओबीसी पत्रकार को पिटवा दिया। वो तो गनीमत ये रहा कि वो उस समय योगी बाबा का पुलिस था वहां पे, जिसके वजह से उस पत्रकार का, उस यादव जी का जान बच गया। नहीं तो कांग्रेसी गुंडे उनको उस भीड़ में मार देते और राहुल गांधी बहुत आसानी से उसे एक्सीडेंट बताकर या किसी और कारण, कोई और कारण बताकर उसे टाल देता। कई एक बार अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई एक पत्रकारों को, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी कवर करता है, उनको जलील कर दिया है राहुल गांधी ने। अभी मौसमी सिंह को जलील किया था, उससे पहले एक और पत्रकार, जी न्यूज का पत्रकार था कोई, उनको जलील किया था। यह सब वह राहुल गांधी कर रहा है, उस पार्टी का नेता कर रहा है जो हाथ में संविधान का बुकलेट लेकर पूरे देश में घूम रहा है और देश के लोग कह रहा है कि मैं ही संविधान को बचाऊंगा, मैं ही इस देश के लोकतंत्र को बचाऊंगा। उसका चेहरा कितना काला है, उनका चरित्र कितना काला है, यह देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। वो अलग बात है कि इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो पिछले कुछ समय से मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि उनको भी लगने लगा है कि जो तानाशाहों के खानदान से आता है, जो तानाशाहों के परिवार से आता है, वह लोकतंत्र को बचाएगा। जिनके परिवार में, जिनके वंश में कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया गया, लोकतंत्र क्या होता है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी क्या होता है, इसका कभी भी नेहरू गांधी परिवार ने सम्मान नहीं किया, उस परिवार के युवराज को इस देश का एक बड़ा वर्ग समूह यह समझ लिया है कि वह लोकतंत्र का रक्षा करेगा, वह संविधान का रक्षा करेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही साथ इस देश में और जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मैं संविधान बचाने का लड़ाई लड़ रहा हूं, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, MK स्टालिन हो, या अन्य जितने भी मोदी विरोधी है जो ये बात कहते हैं, उनका भी चरित्र इससे अलग नहीं है। तेजस्वी यादव, ये वही तेजस्वी यादव है जो इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी की तरह ही कह रहा था कि मैं लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसी तेजस्वी यादव ने पिछले साल बिहार के बहुचर्चित पत्रकार मनीष कश्यप को सिर्फ इस बात के लिए जेल भेज दिया था क्योंकि उसने तेजस्वी यादव से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर सवाल पूछ लिया था। उस मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से NSA लगवा दिया गया। साल भर तक वो मनीष कश्यप जेल में रहा है। उनके घर की कुर्की जब्ती तक कराने को तैयार हो गए तेजस्वी प्रसाद यादव। वह तेजस्वी प्रसाद यादव कहता है कि मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने का लड़ाई लड़ रहा हूं। उसी तरीके का उदाहरण ममता बनर्जी ने भी कई एक बार दे चुका है।
दे चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी का एक कार्टून वीडियो एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया। उस कार्टून वीडियो पर ममता बनर्जी इस कदर नाराज हुई कि उनके कलकत्ता पुलिस ने, साइबर क्राइम पुलिस ने उस ट्विटर यूजर को धमकाने लगा। सोशल मीडिया पे ही, ट्विटर एक्स अकाउंट पे ही उन्होंने उससे कहा कि तुम अपना पता ठिकाना बताओ, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, तुमने ममता बनर्जी का अपमान किए हो। अब बताइए, यह लोकतांत्रिक देश है, ये सब लोकतंत्र का ठेकेदार है, संविधान बचाने निकले हैं, लेकिन इनको अपना आलोचना तक बर्दाश्त नहीं है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नटवर लाल, नौटंकीबाज, धूर्त व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है, उस अरविंद केजरीवाल से उनके बेटा को लेकर, जो बाप बेटा मिलकर दिल्ली सरकार और दिल्ली सीएम के आवास में जो ट्रेड मिल का धंधा कर रहा है, उस धंधे को लेकर एक यूट्यूबर पत्रकार रचित कौशिक ने सवाल पूछ लिया था। उस रचित कौशिक को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश से अपहरण करवा दिया। उत्तर प्रदेश से रचित कौशिक को किडनैप करके पंजाब पुलिस ले गई। बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाया और रचित कौशिक को जमानत मिला। यह इन लोगों का असली चरित्र है, जिनको इस देश का एक बड़ा वर्ग यह समझ रहा है कि यह सब के सब संविधान बचाने निकला है। यह संविधान बचाने नहीं, बल्कि असली तानाशाही क्या होता है यह दिखाने के लिए ये लोग निकला है। और जब भी जरूरत पड़ता है, जब भी इनको मौका मिलता है, यह दिखाते हैं कि तानाशाही क्या होता है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही बदनाम है। जिस तरीके का आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, उन आरोपों को ध्यान में रखकर अगर उनका 1% भी अगर काम करना शुरू कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 सालों में जितने भी मोदी विरोधी है, इसमें से कोई भी ये नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तानाशाह है, हिटलर है, वो हिटलर शाही चला रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। यह इसी का ये देन है कि ये लोग करता तो खुद है, लेकिन अपना किया हुआ नरेंद्र मोदी के ऊपर थोपने का प्रयास करता है, और एक बड़ा वर्ग है जो उसे स्वीकार भी कर लेता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, कि सामने से दिख रहा है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो चोर है, लेकिन वह व्यक्ति बगल वाले के लिए कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं, यह चोर है। और उनका एक समर्थक वर्ग है जो ये मान भी लेता है कि सच में उनके बगल वाला ही चोर है। तो सामने वाला है वह पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ सुथरा व्यक्ति है, लेकिन हकीकत यह है कि जो सामने वाला है वही चोर है, बगल वाला तो खामोखा बदनाम है। लेकिन अजीत भारती जी ने इस बार कांग्रेस पार्टी सहित उन सभी संविधान के रक्षकों को, लोकतंत्र के ठेकेदारों को उनका औकात दिखा दिया है, जो इस तरीके का नौटंकी करता है देश में। ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है, और इन लोगों का पहचान बहुत आसान है। इनको पहचानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का पहचान सिर्फ इतना है कि आप इनका आलोचना कीजिए और ये लोग तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, तुरंत अपने पुलिस के माध्यम से आपको डराने धमकाने का प्रयास करेंगे, और फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं। अगर ऐसे लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले ठेकेदारों का अगर वर्चस्व हो गया जिस दिन इस देश में, समझिएगा उस दिन यह देश फिर से गुलामी की स्थिति में चला जाएगा, फिर से यह देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए तय इस देश के जनता को करना है कि वो क्या चाहते हैं। इस तरीके का फर्जी ठग लोकतंत्र के ठेकेदारों को, या फिर काम करने वाले, मेहनत करने वाले, ईमानदार, साफ सुथरे छवि के चौकीदारों को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।